एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। मैं दीपक कुमार आप सभी का हिंदी व्याकरण क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग शब्द विचार के मास्टर वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, सार्थक एवं निरर्थक शब्द के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे पहले ये सभी टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो पार्ट बाय पार्ट बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सभी वीडियो में हम चर्चा करते थे, एक मास्टर वीडियो लेकर आएंगे। यही है मास्टर वीडियो, पूरे 30 मिनट का वीडियो मिलेगा आपको। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सूचना एक है यह कि हमारे चैनल पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण की वीडियो आपको मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शब्द के प्रकार जानने से पहले हम लोग शब्द विचार के बारे में यानी कि शब्द की परिभाषा को जानेंगे। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि जो होती है वही शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो नहीं होता है। वह का शाब्दिक अर्थ जो होता है और होता है। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, स्वरव्यापी, परमात्मा आदि ये सभी शब्द कहलाते हैं। यानी कि वर्णों के मेल से, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से सार्थक शब्द को, सार्थक को हम क्या कहते हैं, ध्वनि को, सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर कमल लिखा हुआ है तो क म ल कमल, यह एक सार्थक शब्द है। और यहीं पर अगर हम कलम लिखते हैं ये भी शब्द है। वहीं पर अगर हम लिख देते हैं क म क ल मकल कुछ नहीं होता है तो यह शब्द नहीं होगा। और जहाँ पर शब्द नहीं बनता है, निरर्थक शब्द को हिंदी व्याकरण में कोई स्थान नहीं दिया जाता है, तो वह एक वर्ण का भी हो सकता है। जैसे कि आप न कहीं पर, जैसे कि न खाना खाया है, न पानी पिया है, तो वहाँ पर न का अर्थ नहीं होता है तो उससे भी हम शब्द कह सकते हैं। वहीं पर अगर वह आता है तो वह से उसका अर्थ और तथा में उपयोग किया जाता है तो उसको भी हम शब्द कह सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है क्या कोई एक वर्ण से शब्द बन सकता है, तो आप वहाँ हाँ कह सकते हैं कि एक वर्ण से भी शब्द बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण में वह शब्द जिससे किसी व्यापार का होना या किया जाना सूचित होता है। तो सबसे पहले उसके हिसाब से देखते हैं व्युत्पत्ति, यानी कि बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। सभी को परिभाषा उदाहरण साथ साथ चलेंगे। पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तीनों ही बहुत आसान है, याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। रूढ़ में जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों को योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता है वे रूढ़ कहलाते हैं। यानी कि उसका जब विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करते हैं, अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि आपको एक शब्द देता है कल, ठीक ना, कल और पर, 2 शब्द हैं। कल में जैसे कि वर्ण है क और ल, और पर में प और र। इस चारों को वर्ण को अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है विच्छेद करने के बाद, तो वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अतः यह निरर्थक होते हैं, यानी कि इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है उस टुकड़े हुए वर्ण का। दूसरा जो होता है यौगिक होता है। यौगिक में जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। यानी कि जब उसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे कि देवालय, देवालय में अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो देव एक अलग शब्द बनता है और आलय भी एक शब्द बनता है, जिस दोनों का एक अपना अपना अर्थ होता है। उसी तरह दूसरा उदाहरण में राज, पुरुष, राज अलग करते हैं और पुरुष अलग करते हैं। हिमालय, हिम जोड़ आलय, देवदूत, देव जोड़ दूत आदि, ये सभी शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। तो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक कहते हैं और 2 निरर्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को रूढ़ कहते हैं। अब बात कर लेते हैं योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो यौगिक तो हैं, यानी कि उसको अर्थ तोड़ने के बाद तो अर्थ निकलता है, परंतु वो सामान्य अर्थ को न प्रकट करता है और किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर लेता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, दशानन, यानी कि दशानन जैसे कि 10 आनन, यानी कि 10 मुख वाला रावण के अर्थ में। उसी तरह पंकज जो हो गया, यानी कि पंख जोड़ ज, जो कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला होता है। सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। तो इस तरह शब्द को हम योग रूढ़ कहते हैं। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में अच्छी तरह से जानकारी समझ में आ गई होगी। यह तीनों प्रकार था बनावट के दृष्टि से। अब हम देखेंगे रचना के दृष्टि से। अब हम देखते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से 2 भेद होते हैं शब्द के। एक होता है
सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक ना। सबसे पहले बताए हैं बनावट की दृष्टि से 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और फिर बताए हैं अर्थ की दृष्टि से 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। और उत्पत्ति की दृष्टि से यानी कि आधार पर 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं। अर्थ की दृष्टि से पहले जानते हैं सार्थक और निरर्थक के बारे में। सार्थक शब्द की परिभाषा जानते हैं। सार्थक शब्द वे होते हैं जो वाक्य प्रयोग करने पर खास अर्थ का बोध कराते हैं तथा सार्थक शब्दों को ही पद कहा जाता है। बहुत सारा प्रश्न यह प्रश्न जो है बहुत सारे एग्जाम में कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो बहुत ही छोटी सी अंतर है, एक बार आप अगर पढ़ लेते हैं शब्द और पद की परिभाषा को तो आप न भूलिएगा। तो जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है वह शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि, यह सभी का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। या इसी जगह पर हम रोटी के जगह पर टीडो लिखते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं तो यह 2 वर्ण वही है जो रोटी बनाया है मिलकर, लेकिन अगर इसको उल्टा पुल्टा लिखते हैं तो कोई अर्थ नहीं बनता है, इसलिए इसे सार्थक शब्द नहीं कहते हैं। सार्थक शब्द नहीं कहते यानी कि निरर्थक शब्द कहते हैं। किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है। जिस प्रकार मोहन, घर, रात, आना, नीचे, ऊपर, आर्थिक, ये सभी भी सार्थक शब्द ही हैं। व्याकरण के अनुसार सार्थक शब्दों के 8 भेद होते हैं। इनमें से प्रथम 4 शब्द के शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी होते हैं, क्योंकि ये शब्द लिंग, वचन, कारक आदि से विकृत हो जाते हैं। जल्दी एक नज़र देख लेते हैं सार्थक शब्दों के उस 8 भेद के बारे में। सबसे पहला होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, 5वां क्रिया विशेषण, 6ठा संबंध बोधक, 7वां समुच्चय बोधक और 8वां विषयादि बोधक। आगे जानते हैं शब्द और पद में अंतर। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब इसका वाक्य में प्रयोग होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर कहा जाए कि कलम, तो सीधे उसको हम शब्द कहते हैं। अगर लिखा जाए कलम लाल है ना, या कलम खत्म हो चुकी है, कलम नई है, तो वहाँ पर कलम जो होगा वह एक पद कहलाएगा, क्योंकि वह एक सेंटेंस यानी कि वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है, व्याकरण के बंधन में बंध चुका है। निरर्थक शब्द के बारे में जानते हैं। निरर्थक शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, वोटी, पानी, वानी, डंडा, वंडा। इनमें वोटी जो आया यानी कि रोटी के साथ, पानी के साथ वानी आया और डंडा के साथ वंडा आया, ये सभी निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार ही नहीं किया जाता है। कि नेक्स्ट देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं और निरर्थक शब्दों को अक्सर सार्थक शब्द के साथ प्रयोग में लाते हैं। जैसे होटल, वोटल का खाना रोज नहीं खाना चाहिए। होटल तो एक शाब्दिक अर्थ है, मतलब कि शब्द है, सार्थक शब्द है, लेकिन वोटल जो है वो यहाँ पर सिर्फ उसके साथ मिलाकर सेंटेंस बनाया गया, वाक्य को पूरा किया गया, जबकि वोटल का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ वोटल शब्द निरर्थक है। आपने चाय वाय पिया कि नहीं, तो इसमें इस वाक्य में वाय निरर्थक है। अरे भाई कपड़े वपड़े आ गए या नहीं, तो इसमें भी वपड़े जो है निरर्थक शब्द है। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद जो पढ़े थे उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की परिभाषा जानते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से यानी कि तत् जो सम से मिलकर बना है, और तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ होता है समान, यानी कि संस्कृत के समान भाषा जो हिंदी में आ गए हैं और हिंदी में संस्कृत भाषा ही प्रयोग किया जाता है, उस शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि अर्थात ज्यों का त्यों जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है हिंदी में, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं, क्योंकि इनमें से कई भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी हैं। जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के भाषा है जिसे हिंदी में सीधे हम लोग उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह के शब्द को जो कि संस्कृत से। अब जानते हैं तत्सम शब्द के प्रकार।
तत्सम शब्द के दो रूप उपलब्ध है, पहला परंपरागत तत्सम शब्द और दूसरा निर्मित तत्सम शब्द। दोनों को परिभाषा सहित जानते हैं। परंपरागत तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है, जिसका प्रचलन संस्कृत भाग में है, ऐसे शब्द को परंपरागत तत्सम शब्द कहते हैं। वहीं निर्मित तत्सम शब्द उस शब्द को कहते हैं जो शब्द संस्कृत साहित्य में नहीं है, परंतु संस्कृत शब्दों के समान शब्द निर्मित कर लिए जाते हैं। अब जानते हैं तद्भव शब्द के बारे में। तद्भव शब्द की परिभाषा। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। यानी कि तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे बने, यानी कि तत्व से उससे बने और भव से उससे उत्पन्न, अर्थात जो उससे यानी कि संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, अर्थात जो संस्कृत से बने हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के प्रभाव से होकर गुजरी है और आज तक चल रही है। यानी कि शहर में ये जानिए कि आपको जो शब्द संस्कृत से बिगड़ कर, यानी कि उसका कुछ एडिट करके, यानी कि उसमें चेंजिंग हुआ है, और उस शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे कि मुख से मुँह। मुख से मुँह, मुख जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और मुँह उसमें चेंज हुआ है। ग्राम से गांव, दुग्ध से दूध, भातृ से भाई, ये सभी संस्कृत भाषा के शब्द थे जिसे थोड़ा सा चेंज करके हिंदी में ले आया गया है, तो वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, तत्सम शब्द के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यानी कि तत्सम शब्द तो वे होते हैं जो संस्कृत वाले होते हैं और संस्कृत वाले में ही थोड़े से बिगड़ जाते हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि तत्सम शब्द के बिगड़े रूप के ही तद्भव कहते हैं। अब इसी का दो और प्रकार है, देशज और विदेशज, उसको भी देखते हैं। देशज शब्द, सबसे पहले जानते हैं देशज शब्द की परिभाषा। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि आपको पता नहीं है कि यह शब्द कहाँ से आया है, लेकिन आप उसे भर दिन में हजारों बार, सौों बार, सैकड़ों बार आप उस शब्द को बोलते हैं, उपयोग में, प्रयोग में लाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जैसे आप बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में आपको उस भाषा को समझ पाएगा, या फिर पूरे भारत में उस शब्द को समझ पाएगा, उस सेंटेंस को समझ पाएगा। अदरवाइज नहीं समझेगा तो वो आपका क्षेत्रीय भाषा कहलाया। अगर अपने पूरे भारत को लेते हैं तो वो राष्ट्र हिसाब से आपका क्षेत्रीय भाषा हुआ, अपने राज्य के हिसाब से लेते हैं तो वो भी एक क्षेत्रीय भाषा होता है। तो आपका क्षेत्रीय भाषा ही देशज शब्द कहलाता है। जैसे कि लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, कुछ शब्द दिए हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जो एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शन में, उस तरह का कुछ शब्द दिए हैं। खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा और चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई, या वे शब्द जो स्थानीय भाषा के होते हैं, ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं। अर्थात तत्सम शब्द को छोड़कर देश के विभिन्न बोलियों से आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है और ये बाद में प्रचलन में आकर हमारी भाषा का हिस्सा बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति की जानकारी नहीं है, बोलचाल के आधार पर स्वतः निर्मित हो जाते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। इन्हें देसी शब्द भी कहा जाता है, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पीठ, खटखटाना आदि। चलिए देशज शब्द के प्रकार के बारे में जानते हैं। देशज शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक अनुकरणवाचक देशज शब्द और एक होता है अनुकरण रहित देशज शब्द। दोनों को परिभाषा सहित, उदाहरण सहित देखते हैं। पहला है अनुकरणवाचक देशज शब्द। जब पदार्थ की कल्पित या वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर शब्द का निर्माण किया जाता है तो वे अनुकरणवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि खटखटाना, गडगडाना, हिनहिनाना, कलकलाना तथा पशु पक्षियों की आवाज़ इसमें आती है अनुकरणवाचक देशज शब्द में। वहीं दूसरा होता है अनुकरण रहित देशज शब्द। वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं होता है उन्हें अनुकरण रहित देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कि कपास, कौड़ी, बाजरा, अंगोछा, जूता, लोटा, यानी कि ये सब आप उपयोग करते हैं लेकिन आपको यह पता नहीं है कि यह कहाँ से आया है, अनुकरण रहित देशज शब्द कहलाते हैं। अब जानते हैं विदेशज शब्द के बारे में। विदेशी या विदेशज शब्द की सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं। जो शब्द विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल हो गया है।
ठीक है ना, आया है विदेशी से। विदेशी भाषा अमेरिकन है, फ्रांसीसियन है, चीनी भाषा है, पुर्तगाली भाषा है, उसके बाद फ्रांसीसी भाषा है, इस सभी भाषा है, लेकिन आ गया है हिंदी में, और हम लोग उसी भाषा को बार बार उपयोग करते हैं और हम लोग को ऐसा लगता है कि यह हिंदी भाषा ही है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखते हैं बहुत सारे शब्द जो भी महत्वपूर्ण है उसको हम लिए हैं, जो कि आप रोज़ उपयोग करते हैं। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं, जैसे कि स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि ये सभी विदेशी शब्द हैं। आपको लगता है लेकिन ये सभी देशी शब्द है, हमारी हिंदी भाषा का शब्द है। तो यह नहीं है हिंदी भाषा के शब्द, आपका अपना भारतीय भाषा नहीं है। आप स्कूल बोलते हैं, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आप गांव के हो, शहर के हो, सभी बच्चे से लेकर बूढ़े तक आजकल स्कूल ही बोलते हैं। कोई आपको विद्यालय पाठशाला बोलते हुए सुनते हुए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह आप बोलचाल की भाषा में भूल चुके हैं कि हमारा भारतीय भाषा स्कूल का क्या होता है, स्कूल का अर्थ क्या होता है। उसी तरह अनार, आम जो आप बोलते हैं, खाते हैं, यह आपका भाषा नहीं है। आपका भाषा क्या है? आम का आम्र है ना। तो उसी तरह कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा ये सभी की सभी विदेशी भाषा है। और महत्वपूर्ण विदेशी भाषा को हम अभी बता रहे हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। उससे पहले बता दें, अगर आप हमारे वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को नीचे जाके फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको इस वीडियो का PDF मिल सके और आप अच्छी तरह से और भी वीडियो और भी नोट्स का तैयारी कर सके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलिएगा। उदाहरण में देखते हैं अंग्रेजी से यहाँ से थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। अंग्रेजी से कुछ भाषाएं हैं, जैसे कि स्कूल, पेन, लाइट, रोड, सिटी, बस, ट्रेन। कोई रोड को सड़क बोलते हुए नहीं मिलेंगे, कोई सिटी नहीं मिलेंगे, सिटी का हिंदी अर्थ नहीं मिलेगा बोलते हुए। पेन का कलम नहीं बोलेगा, लाइट को लाइट ही बोलता है। बस, ट्रेन, ये सभी अंग्रेजी से शब्द आया है और हम लोग बस बस बोलते हैं, बस, ठीक ना। उसको अपने भाषा नहीं बोलते हैं। ट्रेन को रेल नहीं बोलते हैं, ट्रेन ही बोलना पसंद करते हैं, है ना। सभी लोग ट्रेन ही जानते लगते हैं, एकदम से भूल गए हैं कि हमारा भाषा क्या है। उसी तरह से चीनी से आया शब्द चाय, लीची, ये सभी चीनी शब्द ही है। पुर्तगाली से कुछ आए शब्द है रुमाल, महाराज, जलेबी, अलमारी, चार, चांबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी, गमला, आलू, कमीज, अगस्त, आलपिन, आलू इत्यादि। ये सभी पुर्तगाली भाषा है, आपकी भाषा नहीं है। आप कहिएगा सर हमारी भाषा इसका क्या होगा, तो उस पर हम एक विस्तृत जानकारी से एक वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको बहुत सारे शब्द ऐसे लेंगे जिसको आप आश्चर्यचकित कीजिएगा कि हाँ, इसका शब्द हमारा भारतीय अर्थ क्या होता है। तो अरबी शब्द में देखते हैं औरत, अदालत, कानून, कुर्सी, कीमत, गरीब, तारीख, जुर्माना, जिला, शादी, सुबह, हुक्म, हिसाब, ये सभी आपका अरबी शब्द हैं। वहीं पर फारसी शब्द से कुछ आए शब्द हैं आमदनी, तनख्वाह, चश्मा, बीमार, मजदूर, मजबूर, समोसा, दीवार, दरवाज़ा, नमक, अखबार, ये सभी फारसी शब्द है। महत्वपूर्ण शब्द जो है वो हम लिए हैं, ताकि आपको जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विदेशज शब्द है, कौन सा देशज शब्द है। आपको लगेगा नहीं कि अखबार कोई विदेशज शब्द होगा, समोसा कोई विदेशज शब्द होगा, दरवाज़ा कोई विदेशज शब्द होगा, हिसाब कोई विदेशज शब्द होगा, लेकिन वास्तविक में यह विदेशज शब्द है, आपका भारतीय शब्द नहीं है। फ्रेंच शब्द देखते हैं कुछ, काजू, कारतूस, मेयर, कूपन, अंग्रेज, मीनू, सूप, ये सभी फ्रेंच शब्द हैं। वहीं डच भाषा में देखते हैं तुरूप, बम, चिड़िया, ड्रिल। रूसी भाषा के कुछ शब्द लेते हैं बुजुर्ग, स्पुतनिक, लूना। और यूनानी शब्द है एकेडमी, एटलस, बाइबल, टेलीफोन, एटम। उम्मीद करते हैं यह मास्टर वीडियो शब्द विचार का आपको बहुत ही भाया होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एक ही वीडियो शेयर कीजिए, वो पूरा शब्द विचार खत्म कर लेगा। इसी तरह वर्ण विचार के भी एक अलग अलग पार्ट बाय वीडियो मिलेगा आपको, है ना। सघोष क्या है, घोष क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, और फिर एक मास्टर वीडियो मिला हुआ है वर्ण विचार का, उसे भी जाकर देखिएगा। और चैलेंज करते हैं, आप हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा हिंदी व्याकरण आपको कंप्लीट करा देंगे। आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या 12th या 10th की तैयारी कर रहे हैं, आपको हिंदी यहीं से पूछा जाता है। और हम पूरे जूनियर से सीनियर लेवल तक पढ़ाते हैं। आपको हम बार बार ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आप तक की ज़रूरत है। अगर आप 10th का स्टूडेंट आपको क्या पढ़ना है इस वीडियो में, क्या छोड़ भी देना है, वो भी बता देंगे। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा कि इतना सारा लंबा वीडियो हम कैसे पढ़ें, ये याद करना ही पड़ेगा तो हम आपका वीडियो क्यों देखें। लेकिन भाई बताने का भी कुछ तरीका होता है मेरे भाई। मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। मिलते हैं।